हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिक होराइजन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है रिक्वेस्ट यू कि आप लोग पूरा देखिएगा। ये अब तक का सबसे ज़्यादा रिसर्च वीडियो है मेरा, और इस वीडियो को हम लोग 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। इन 5 चैप्टर्स में बेसिकली 4 चैप्टर्स जो हैं वो अभी तक की घटनाओं पे आधारित हैं, और 5th चैप्टर जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो का टॉपिक है आईएसआईएस का प्रेजेंस इंडिया में, और ये आईएसआईएस वाले क्या प्लान कर रहे हैं इंडिया के साथ। अभी तक जितने भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें ये लगता है कि कोई आईएसआईएस से जुड़ा है, तो आईएसआईएस का तो कोई प्रेजेंस है नहीं इंडिया में, लेकिन आईएसआईएस का प्रेजेंस प्रॉपरली इंडिया में आ चुका है। इसके मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं डे बाय डे, और अब ये एक रियल थ्रेट प्रेजेंट कर रहा है, जो कि 12 मई के स्टेट्समेंट की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ये स्टेट्समेंट की जो रिपोर्ट है 12 मई की, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, फेसबुक और यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, 3 लड़के थे, एक बाइक डिलीवरी ड्राइवर, एक बिरयानी की दुकान का कैशियर और एक फैक्ट्री वर्कर। ये तीनों विजयवाड़ा में बैठ के आईएसआईएस का एक लोकल मॉड्यूल बना रहे थे, और ये इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये पूरे नेटवर्क का बस एक नोड है, या पूरे बड़े नेटवर्क की बस एक कड़ी है। तो पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं, जो विजयवाड़ा में अरेस्ट हुआ और एक जो ग्लोबल थ्रेट का एक लोकल चेहरा था उस पे। 3 लड़के जिनकी एज 23 से 27 साल की थी, सामान्य नौकरियां करते थे, सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए ये लोग कट्टरपंथ विचारधारा से जुड़ चुके थे। इन तीनों ने मिलकर गठन किया अल मलिक इस्लामिक यूथ का, जो एक स्थानीय सेल था जिसका लक्ष्य ये था कि इंडिया में ट्राई कलर की जगह इस्लामिक स्टेट का झंडा फहराना। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये है कि जो इनका सपना था वो तो चलो ये पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोकल लेवल पे एक थ्रेट तो ये बना ही दिए थे। ये तीनों पहली बार विजयवाड़ा के वन टाउन की एक मस्जिद में मिले, फिर ये नॉर्मल रेगुलरली अपनी गुप्त बैठकें करना शुरू कर दिए थे। ये सिर्फ प्रचार नहीं फैला रहे थे, ये लोग मिलके ऑनलाइन बम बनाने के तरीके खोजे, जिससे कि साफ है कि एक सक्रिय हमले की योजना बन रही थी। और मेन बात ये है कि ये अकेले नहीं है, ये एक संगठित नेटवर्क का पूरा हिस्सा है। मेरा नज़र बार बार कैमरे से हट के अपने टैब पे इसलिए जा रहा है कि कोई पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहले अरेस्ट इन लोगों का हुआ। अब चैप्टर 2 इसका शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है इनका पूरा नेटवर्क। तो इनका नेटवर्क जो पहला सिरा पकड़ाया वो तो विजयवाड़ा में पकड़ाया, बट एट द सेम टाइम 12 राज्यों में इनके नेटवर्क मौजूद थे। विजयवाड़ा सेल, जिसको कि banks.com नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, या बैंक्स 10 नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, ये एक ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने की पाइपलाइन है बेसिकली। इनकी फंडिंग पाकिस्तानी एक हैंडलर था अल हकीम शकूर, वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से इनसे जुड़ा हुआ था और हवाला के जरिए इनकी फंडिंग कराता था। इस पूरे नेटवर्क के जो फेमस ऑपरेटिव्स हैं वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में फैले हुए थे। ये एक मल्टी स्टेट आईएसआईएस एक्यूआईएस मॉड्यूल था, और ये कोई एक स्थानीय घटना नहीं थी। तो जब ये 3 पकड़ाए तो पता चला कि 12 राज्यों में इनका नेटवर्क है, और जो 12 राज्यों का नेटवर्क था उसमें से अगर एक भी नोट पकड़ा गया, तो जैसे होता है ना कि एक धागा कहीं मिल जाए, आप उसको खींचो तो पूरी सीरीज आपको मिल जाती है उसकी, ऐसा ही था। ये बेसिकली मार्च अप्रैल की घटना थी जो इनको पकड़ा गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। एक 38 साल की औरत जो घर में काम करती थी, सिंगल मदर थी, और उसके इंस्टाग्राम पे 38,000 फॉलोअर्स थे। ये बेसिकली सीक्रेटली महिलाओं को आतंकवाद से जुड़ने के लिए और आतंकवाद से जोड़ने के लिए भर्ती कर रही थी। ये जो नेटवर्क बनाई थी इसका नाम था खवातीन नेटवर्क, और ये खवातीन नेटवर्क जो था, या खवातीन विंग जो थी, ये एक डेडिकेटेड विमेन विंग थी आईएसआईएस की इंडिया में। ये लेडी साइदा बेगम नाम था इसका। साइदा बेगम ही ये खवातीन विंग की हेड थी, और बेसिकली ये
42 महिलाओं की 42 विमेन की ये भर्ती कर चुकी थी अपने विंग में, खवातीन विंग में। अगर आप ध्यान दें तो जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ऐसी ही एक डॉक्टर पकड़ी गई थी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी और रहने वाली लखनऊ की थी। इन दोनों की आपस में जान पहचान थी या नहीं ये अभी पता नहीं है। और ये जो महिला विंग थी इसका भी मेन टारगेट क्या था? इसका मेन टारगेट था कि इंडिया भर में हमले करने के लिए महिलाओं को हथियार, स्नाइपर राइफल्स और एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग देना। ये बेसिकली पाकिस्तानी हैंडलर्स के अंडर में काम कर रही थी और जो मेन आरोपी है इस पूरे सिंडिकेट का, रहमतुल्ला शरीफ, उसके साथ ये सीधे कनेक्शन में थी। अब देखने की बात यह है कि आईएसआईएस सिर्फ मस्जिदों में लड़कों की भर्ती नहीं कर रहा है, वो एक पैरेलल विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहा है, ऑपरेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग को यूज कर रहा है। ये सेम वही तरीका है जो सीरिया और इराक में आईएसआईएस ने यूज किया था अपनी महिला विंग बनाने के लिए। ये तो हुई अभी तक के घटनाक्रम की बात जो अभी तक हुआ था। सबसे बड़ी चीज अब आ रही है, ये लास्ट जो है ये अभी तक हुआ नहीं है बट ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर आपको याद हो तो आज से 7 साल पहले ईस्टर के दिन श्रीलंका में बॉम्बिंग हुई थी, सुसाइड बॉम्बिंग। इस सुसाइड बॉम्बिंग में 240 लोगों के आसपास मारे गए थे और 500 से ज़्यादा लोग जख्मी थे। टोटल 6 या 8 ब्लास्ट हुए थे उस बॉम्बिंग में और सेम मॉड्यूल, सेम मोडस ऑपरेंडी का यूज़ आईएसआईएस करना चाह रहा है इंडिया में। उसकी भी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ही ली थी ईस्टर बॉम्बिंग की। आप कभी भी यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, आप आईएसआईएस ईस्टर बॉम्बिंग इन श्रीलंका या श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो ये पूरा आपको बॉम्ब ब्लास्ट का वो मिल जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 जो कि प्योरली बेस्ड है स्टेट्समैन की रिपोर्ट पे। स्टेट्समैन की रिपोर्ट जो कि आईबी के सूत्रों पे बेस्ड थी। उसका लिंक आपके कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आईएसआईएस सिर्फ भारत को कट्टरपंथी नहीं बना रहा है। अब आईएसआईएस ये कर रहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से भारत में विदेशी ऑपरेटिव्स भेजेगा। और विदेशी ऑपरेटिव्स क्यों भेजेगा? बिकॉज अगर आप ध्यान दें तो इधर बहुत सारे लोकल मॉड्यूल्स को अरेस्ट किया गया है और बहुत सारे लोकल मॉड्यूल्स को बस्ट भी किया गया है। अब जो विदेशी ऑपरेटिव्स होते हैं इनका डेटाबेस तो हमारे पास होता नहीं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास। उनके लिमिटेड डेटा है हमारे पास और बेसिकली वो और ज़्यादा रेडिकलाइज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियंस। सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं इनके, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जितने भी हैं, इसमें अभी सबसे एक्टिव जो इनका मॉड्यूल है वो श्रीलंका में, बांग्लादेश में है। और जो बांग्लादेश मॉड्यूल है उसका टारगेट है पश्चिम बंगाल और बिहार को टारगेट करना। आईएसआईएस की जो माउथपीस मैगजीन है उसमें रिवाइवल ऑफ जिहाद इन बंगाल नाम से एक आर्टिकल भी छपा है इसी रिगार्डिंग। और श्रीलंका और मालदीव मॉड्यूल जो है, श्रीलंका और मालदीव मॉड्यूल ये बनाएंगे निशाना, या ये बनाना चाहते हैं निशाना हमारे साउथ इंडिया को। और यहाँ एक सीधा लिंक है क्यों ये साउथ इंडिया को ही निशाना बनाना चाहते हैं। देखिए जो 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी उसका जो मास्टरमाइंड था जहरान हाशिम, वो साउथ इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम तक रहा हुआ है। उसी टाइम पीरियड में ये जमेशा मुबिन तमिलनाडु और मोहम्मद शरीक मैंगलुरु को पर्सनली ऑर्थोडॉक्स या कट्टरपंथी बनाया जब ये इंडिया में रह रहा था बॉम्बिंग, ईस्टर बॉम्बिंग के पहले। और ये दोनों लड़के, जमेशा मुबिन जो तमिलनाडु का था और मोहम्मद शरीक जो मैंगलुरु का था, ये दोनों भारत में अटैक करना चाह रहे थे बट फॉर्चुनेटली इनके अटैक करने के पहले ये दोनों अरेस्ट हो गए। और अब आईएसआईएस जो है वो श्रीलंका मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहा है या दोहराना चाह रहा है और एक बड़े पैमाने पे एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है इंडिया के ऊपर। अब अगर आप ध्यान दें तो विजयवाड़ा मॉड्यूल, सईदा की वो खवातीन विंग और जो विदेशी घुसपैठियों को या विदेशी ऑपरेटिव्स को ये बुलाना चाह रहे हैं,
ये बेसिकली सब कुछ जुड़ा हुआ है एक ही मेन टारगेट से, दैट इज टू अटैक इंडिया। लोकल कट्टरपंथ जो होता है, महिलाओं की भर्ती और विदेशी ऑपरेटिव्स, अगर इन तीनों को अगर हम मिला के देखें तो ये बस एक ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है हमारे ऊपर अटैक करने का। ठीक है, अब बात कहाँ पे आती है, ये है कि ये करेंगे कहाँ पे या ये करना कहाँ पे चाहते हैं। देखिए ऐसी जगहों पे ना कभी भी टेररिज्म जो है, टेररिज्म इज इनफैक्ट उसको हमेशा ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरें उसके आइडियोलॉजी से। अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना, लोगों को डरा के, लोगों की जान लेके, दैट इज टेररिज्म। तो बेसिकली जो ये डराना चाहते हैं इंडिया को, तो मेरे भी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई डरे इससे या कुछ ऐसा होने वाला है, बट एट द सेम टाइम मेरा ये है इस वीडियो को बनाने का, एक चैप्टर बचा हुआ है अभी, इस वीडियो को बनाने का मतलब बस ये है कि आप जानिए कि ISIS इज अ रियलिटी इन इंडिया नाउ। मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं, हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एकदम फ्री रहें। हम लोगों को अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि एक जो शत्रु बोध होता है ना, वो होना चाहिए। अपने आप को बचा के भी रखो और ये भी जानो कि आपको नुकसान कौन पहुंचा सकता है। बिकॉज हम लोग यूजुअली काफ़ी वेलकमिंग रहते हैं कि कोई श्रीलंका से आया है, कोई कहीं से आया है, तो अगर कोई विदेशी दिख जाता है लोगों को मार्केट में, तो कई लड़के तो जाके उनका इंटरव्यू करने लगते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। अब देखिए ये है चैप्टर 5, और इस चैप्टर 5 में 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्रॉपरली इस पूरे ऑपरेटिव्स पे और इस पूरे मॉड्यूल्स पे नज़र रख रही हैं। अब चाहे वो विजयवाड़ा के अरेस्ट हों, कई राज्यों में ऑपरेटिव्स की गिरफ्तारी हो, ये दिखाती है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप एक मॉड्यूल बस्ट करते हो, फिर नया मॉड्यूल जन्म ले लेता है। तो ये वही चीज़ हो गई ना कि डेली डेली आपके घर में कूड़ा आ रहा है, डेली कूड़ा फेंक रहे हो, वो वाली प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा जो टेक अवे है पूरा इस पूरे डिस्कशन का, वो ये है कि सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम खास करके, ये एक रेडिकलाइजेशन का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है आज की डेट में। अब चाहे जो कल जो हमने डिस्कस किया हो गोरखपुर का वो कृष्णा मिश्रा हो, चाहे लखनऊ का दानियाल अशरफ हो, वो भी इसी सोशल मीडिया से ही रेडिकलाइज हुए थे। अब रेडिकलाइज आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, कई बार आइडियोलॉजी के बेसिस पे करते हैं, कई बार पैसों का लालच देके, कई बार पावर का और रिकॉग्निशन का लालच देके किया जाता है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बैंक्स, BENX प्लेटफॉर्म का नाम है, ये जो ऑनलाइन नेटवर्क्स है ना, इस पे एक थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट एजेंसीज को। बिकॉज पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल एक कहीं पे ठिकाना होता था, वहां से होती थी, और अब ये सब जो है ऑनलाइन हो जा रहा है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चैलेंज एक ना लॉ का नहीं है या लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं है, ये बेसिकली पॉलिसी और प्लेटफॉर्म का चैलेंज ज़्यादा बड़ा बन गया है आज की डेट में। थर्ड, पाकिस्तानी हैंडलर्स का जो एस्पेक्ट आया है इसमें, अल हाकिम शुकूर जो पाकिस्तान से इंडियन सेल्स को डायरेक्ट कर रहा था, फंड कर रहा था, और पाकिस्तान में राज्य सहिष्णु आतंकी ढांचे और भारत में नियोजित हिंसा कराना चाह रहा था। राज्य सहिष्णु मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, देखो कई जगह से ना डेटा कलेक्ट किया हुआ है, कई जगह से क्लिपिंग्स कलेक्ट की हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसमें देखना पड़ रहा है बिकॉज कोई पॉइंट छूट ना जाए यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तानी हैंडलर्स का लिंक आ रहा है ना यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो पूरा इनका स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर चाहता ये है कि इंडिया में किसी भी तरह से हिंसा और टेररिज्म फैलाया जाए। चौथा टेकअवे क्या है, चौथी जो समझने की बात है वो ये है कि बांग्लादेश आज के टाइम में घुसपैठ का सबसे बड़ा, या इसको क्या कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा डर बांग्लादेश से है। बिकॉज एक पोरस बॉर्डर है, बंगाली स्पीकिंग लोगों के अंदर थोड़ा सा ना उनको छांटना मुश्किल हो जाता है। और बंगाली जितने लड़के हैं, बंगाली लड़के, एक तो पहली चीज़ ना वहाँ पे कई सारे उलेमा, कई सारे मदरसा और कई ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ISI फंडिंग पाती हैं और ISI से बैक्ड है, वो बहुत एक्टिव हो चुकी हैं बांग्लादेश में लास्ट ईयर से, जब से ये
यूनिस की सरकार आई थी तब से ये चीज़ें काफ़ी एक्टिव हो रखी हैं बांग्लादेश में। रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, और जब से ये रेडिकलाइजेशन बढ़ा है तब से वहाँ के जो युवा हैं उनको अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे भी चाहे कहीं पे भी, वो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी हिंदू सेंटिमेंट लेके बैठे हुए हैं। उनके लिए इंडिया इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, और इंडिया में जितने भी हैं वो काफिर हैं। तो ये क्या करते हैं कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में आते हैं, पोरस बॉर्डर होने की वजह से। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आईएसआई से एक बार होते तो भी कम रेडिकल होते, ये रेडिकलाइज्ड हैं आईएसआईएस के मेंटालिटी के साथ। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और लास्ट जो इनका अल्टीमेट टारगेट है एज पर द आईबी रिपोर्ट की, श्रीलंका जैसी बॉम्बिंग करना या श्रीलंका जैसी घटना को दोहराना, यार उसमें 240 लोग मरे थे। और वहाँ पे बॉम्बिंग हुई कैसे थी, वो सारे ह्यूमन बॉम्ब थे, ये नहीं कि कोई कोई बॉम्ब प्लेस कर दिया जाके। आप तब देखोगे ना कि जब वहाँ पे कोई आदमी जाए रखे, फिर भी किसी की नज़र पड़ जाए, बड़ी बात है। अभी तो बात ये हो रही है कि वहाँ पे जाके वो खुद को ब्लास्ट कर ले रहे हैं। इस तरह की घटनाएं इंडिया में होना बहुत कॉमन, मतलब कॉमन तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत प्रोबेबल है, बिकॉज हमारे यहाँ कई ऐसे पैकेट्स हैं ना जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, कई ऐसे मार्केट्स हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोग एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आईएसआईएस भारत में यही करना चाहता है, इसी तरह डर फैलाना चाहता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं, बट अगर हम लोग अपने साइड से कुछ कर सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के हेल्प के लिए या कुछ और कर सकते हैं, तो बस ये थोड़ा सा विजिलेंट रहे, अवॉइड करें भीड़ भाड़ में जाना बस, ठीक है। और इसके अलावा कोई चारा है नहीं हमारे पास। बस ये मनाइए कि कुछ हो ना, हमारी एजेंसीज एक्टिव रहें, अपना काम ठीक से कर लें। और एट लास्ट जो क्लोजिंग पॉइंट है मेरा वो ये है कि इंडिया इज नॉट, मतलब इंडिया ना एक गलती से लिया हुआ टारगेट नहीं है आईएसआईएस के लिए। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट फॉर आईएसआईएस सिंस 2014। 2014 से ये लोग ज़्यादा ही इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र समझने लगे, और तब से ये इसको जो है ना, ये गजवाए हिंद के लिए ये बोलते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। तो ये टारगेट ऐसा नहीं है इंडिया की कहीं से ये उठा लिए। इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक टारगेट फॉर आईएसआईएस एंड ऑल अदर इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा भीड़ भाड़ की जगहों से बचिए। बाकी कुछ और अगर इस पर अपडेट आता है तो आई विल कीप पोस्टेड। टिल देन बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।